हेलो दोस्तों, सीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के डेली मेंस आंसर राइटिंग में हम डिस्कस करेंगे रीजनल रिसोर्स बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर आए सवाल के बारे में। इस सवाल को 10 मार्क्स के अंदर डाला गया था, 150 वर्ड्स में पूछा गया था जनरल स्टडीज 1 के अंदर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि बहुत सारे जीएस के पेपर्स में थीम्स, टॉपिक्स और जो आपकी डोमेन होती है वो रिपीट होती है। रिपीट होने का मतलब ये नहीं कि एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आ जाएगा। रिपीट होने का मतलब ये भी नहीं है कि उससे मिलता जुलता क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन एटलीस्ट हमें वो थीम पता चल जाएगी जहां से सवाल आने की पॉसिबिलिटी होती है। दूसरा, हमें इंटरलिंकेजेस बिटवीन डिफरेंट सब्जेक्ट से समझ आ जाएंगे। तो जब हम इकोनॉमी पढ़ रहे होते हैं तो भी हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि एक आप जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी को सिर्फ ज्योग्राफी में पढ़ोगे, इकोनॉमिक ज्योग्राफी को आप जीएस 3 के दौरान पढ़ोगे। जब आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ोगे, सर्विसेज सेक्टर के बारे में पढ़ोगे, तो वहां पे ह्यूमन रिसोर्सेज का इस्तेमाल होता है और ह्यूमन रिसोर्स ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर इन्वॉल्व होती है, इसलिए उसकी भी पढ़ाई करनी होती है। साथ ही साथ जो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके जीएस 1 में से हैं, एक है लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज और फैक्टर्स फॉर दैट, एंड सेकेंड इज रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज की जो लोकेशन है। ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपकी ज्योग्राफी का, तो इसीलिए इसको ध्यान में रखते हुए ये सवाल पूछा गया था। और ये सवाल आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज पूछ रहा है। कई बार हम ऐसा करते हैं कि सवाल की एक आधे कीवर्ड को समझने के चक्कर में हम उसी के बेस पे आंसर लिख देते हैं और ये भूल जाते हैं कि क्वेश्चन में पूछा गया है। यहां आपसे ये पूछा गया है, can the strategy of regional resource based manufacturing help in promoting employment in India? तो बाकी जो भी फायदे होते हो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के, वो एक तरफ और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक तरफ। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एज अ फंक्शन ऑफ रीजनल रिसोर्स बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, अगर आप इनका लिंकेज नहीं दिखा पाते हो तो आप आंसर में जस्टिफाई नहीं कर पाओगे कि आप ये एग्री करते हो स्टेटमेंट से या डिसएग्री करते हो। समझ रहे? अगर आपने नो लिखना है, नो, पहली बात तो नो लिखना बहुत ही बोल्ड मूव है इसके अंदर कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। रीजनल रिसोर्स बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग से एम्प्लॉयमेंट प्रमोट नहीं हो सकती है। कोई भी लॉजिकल रीजनिंग से पढ़ा हुआ बंदा जिसने सीरियसली यूपीएससी की तैयारी की है, उसे पता है कि ये स्ट्रैटेजी इस्तेमाल हो सकती है। इस स्ट्रैटेजी के बारे में बातचीत कई सालों से होती आई है और ये स्ट्रैटेजी हमने प्रैक्टिस में भी देखी हुई। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज को अगर ध्यान से पढ़ते हैं, प्रैक्टिस में जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है उनके बारे में पढ़ते हैं, तो हम जानते हैं कि रीजनल रिसोर्स बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकती है। हाँ, उसमें कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, देयर माइट बी सर्टेन चैलेंजेस इन दैट, बट आप 250 शब्द के आंसर में जरूर चैलेंजेस को एड्रेस कर सकते हो। 150 वर्ड्स के आंसर में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इवन देन इफ यू वांट, मैं आपको उसका भी एक तरीका बताऊंगा कि आप चैलेंजेस कैसे बता सकते हो इसमें, कि क्या चैलेंजेस आ सकते हैं एम्प्लॉयमेंट बनाने के। लेकिन आपका मेन एम्फेसिस होना चाहिए कि ये स्ट्रैटेजी कैसे काम कर सकती है। इंट्रोडक्शन में हम इकोनॉमिक सर्वेज की बात करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे में बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों पे फोकस होता है जैसे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर, ये अलग अलग सेक्टर्स पे फोकस होता है। वहां पे हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्री मैच्योर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो इंडिया ने देखा है। प्री मैच्योर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब इन कंपैरिजन टू इकोनॉमीज जो इनके साथ हम इंडिया को कंपेयर कर सकते हैं या डेवलपिंग इकोनॉमीज की कैटेगरी में जो आती हैं, उनके कंपैरिजन में, जैसे कोरिया है, चाइना है, इनके कंपैरिजन में इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से सर्विसेज सेक्टर की तरफ जो लेबर मूवमेंट हुई है, दैट हैज बीन बिफोर द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैव हिट अ सर्टेन लेवल ऑफ शेयर ऑफ जीडीपी। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का जीडीपी के अंदर जितना शेयर होना चाहिए था, या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी के अंदर जितना शेयर होना था चाहिए था, जिसके बाद जाके लेबर जो है वो सर्विस सेक्टर की तरफ मूव करे, ये होना चाहिए था अगर बाकी कंट्रीज के मुकाबले देखें तो 30 to 35%। लेकिन इंडिया में 25% टारगेट है अभी भी। इट इज स्टिल अ टारगेट दैट वी हैव टू रीच 25% ऑफ आवर जीडीपी थ्रू इंडस्ट्रीज, और इसको कहते हैं प्री मैच्योर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि इंडस्ट्री उतनी डेवलप हो ही नहीं पाई, लेकिन उससे पहले ही प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स में से लेबर जो है वो सर्विस सेक्टर की तरफ भाग गया। और क्योंकि सर्विस सेक्टर लेबर इंटेंसिव सेक्टर नहीं होता, इसलिए ज्यादा लेबर जो है वो या तो अनएम्प्लॉयड रह गया या लो स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट के अंदर ऑक्यूपाइड रह गया। ये जो प्रॉब्लम है प्री मैच्योर डिइंडस्ट्रियलाइजेशन की, इसको इकोनॉमिक सर्वे में बहुत बार डील किया गया है। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2018 की बात करें तो वहां पे तो आपको क्या करना होता है, इकोनॉमिक सर्वे सिर्फ इस साल का ही नहीं, अगर आप एटलीस्ट
जो टाइटल पेज है, जो स्टार्टिंग पेज है इकोनॉमिक सर्वे का पिछले 3 इयर्स का, उसे पढ़ ले तो आपके पास इकोनॉमी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर कुछ ना कुछ इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन देने के लिए डेटा और स्टेटमेंट अवेलेबल होगी। तो प्री मैच्योर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन को देखते हुए हमें फोकस करना चाहिए लो टू मीडियम स्किल्ड, लेबर इंटेंसिव एंड रिसोर्स बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट। ये निष्कर्ष, ये निचोड़ निकाला है इकोनॉमिक सर्वेस के थ्रू कि हमें ऐसी एम्प्लॉयमेंट चाहिए फिलहाल अभी, अगर हमारे पास जो स्किल्ड लोग हैं या सेमी स्किल्ड लोग हैं उनका इस्तेमाल करते हुए हमें लो टू मीडियम स्किल्ड, लेबर इंटेंसिव यानी एक यूनिट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए कितना लेबर लगता है उसमें इंटेंसिव यानी कि ज्यादा लेबर लगनी चाहिए, और तीसरा रिसोर्स के ऊपर बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग हम कर सकते हैं। रिसोर्स बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है रीजन, उस रीजन के अंदर जो नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल है, चाहे वो मिनरल्स हो, चाहे वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हो, चाहे वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट हो, जो उस रिसोर्स अवेलेबल है वहां पे आपको वो वाली इंडस्ट्री लगा देनी चाहिए। और इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे होगा आइए देखते हैं। फर्स्ट, अगर आप इंडस्ट्री बना रहे हैं तो रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी सबसे पहले देखते हैं, ठीक है, खास तौर पे उन इंडस्ट्रीज में जहां पे जो रॉ मटेरियल है वेट लूजिंग है या उसका लॉस होता है ट्रांसपोर्ट के दौरान। तो बैम्बू इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसका हम एग्जांपल देते हैं यहाँ पे। एक और चीज आप यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर कर सकते हो, अगर आप बना सकते हैं इंडिया का मैप और फटाफट से आप बता सकते हैं कि भाई ये सारी जो इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, थोड़ा सा इनएक्यूरेट बन गया यहाँ पे डिपिक्शन, ठीक है, तो कहने का मतलब इफ यू कैन ड्रॉ दिस मैप एंड जस्ट शो द इंडस्ट्रीज दैट आर देयर, अगर आप ऐसा कर सकते हैं कि यहां पर्टिकुलर इस एरिया में कौन सी, जैसे यहां पे मैंने एग्जांपल दिया कॉयर इंडस्ट्री की, COIR, कॉयर इंडस्ट्री रीजनल रिसोर्स है क्योंकि कोकोनट पाम यहां पे अवेलेबल है। फिर हम बात करते हैं यहां पे बैम्बू इंडस्ट्री, सो बैम्बू इंडस्ट्री यहां पे डेवलप हो सकती है, ठीक है। देन वी टॉक अबाउट दिस छोटा नागपुर प्लेटू रीजन, और यहाँ पे हम देखा है एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का डेवलप होते हैं। तो आप ये रीजनल रिसोर्स बेस्ड इंडस्ट्री की एग्जाम्पल भी दे सकते हो मैप में, इफ यू हैव द अगर आप 1 मिनट के अंदर अंदर ये सब कर पाए। रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी बहुत जरूरी है। भारत में 30% बैम्बू रिसोर्स है, लेकिन 4% शेयर उसका ग्लोबल मार्केट में है। सिमिलरली आप देख सकते हो कि बैम्बू से आप मोबाइल फोन के कवर, बैग, बास्केट, फर्नीचर क्या क्या नहीं बना सकते। और एक सर्वे के हिसाब से, अब मैंने क्योंकि एम्प्लॉयमेंट से बात करनी है तो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डेटा ये कहता है कि 20,000 न्यू जॉब्स कैन बी क्रिएटेड इन त्रिपुरा थ्रू द बैम्बू इंडस्ट्री। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स हो गया नॉर्थ ईस्ट के अंदर। दूसरी, एंटरप्रेन्योरशिप आप डेवलप कर सकते हो। अगर आप एक रीजन के अंदर रीजनल रिसोर्स बेस्ड इंडस्ट्री चलाते हो तो उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें या एंसिलरी इंडस्ट्रीज साथ में खुल जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल यहां हमने जूट इंडस्ट्री की एग्जाम्पल दी है, तो जूट इंडस्ट्री अगर ईस्टर्न इंडिया में डेवलप होती है, आसाम और बंगाल के अंदर, तो उससे हम उसको हम अब कैसे अपग्रेड करेंगे। रीजनल रिसोर्स तो है, जूट तो बनता है, लेकिन क्या फाइनर क्वालिटी जूट बना पाते हैं हम, क्या उसकी प्रोसेसिंग अच्छे से कर पाते हैं। शायद बांग्लादेश उसमें काफी आगे है। तो हम फाइनर क्वालिटी जूट जो है वो डेवलप करें, जिससे रिटेल चेन्स, शोरूम्स, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक सेक्टर, ये सारे सेक्टर भी खुल जाएंगे। अगर इंडस्ट्री डेवलप होती है तो उसके आसपास एंसिलरी इंडस्ट्रीज भी डेवलप होती है, जो या तो उसके लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है, और या तो उसकी प्रोसेसिंग करती है, या तो उसकी ट्रांसपोर्टिंग करती है, या आप देख सकते हो रिटेल सेक्टर के अंदर शोरूम्स के थ्रू उसको डेवलप करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक इंडस्ट्री बनने से आसपास एंसिलरी चीजें खुल जाती हैं, और जिससे हम एंटरप्रेन्योरशिप और एंसिलरी इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। जैसे एक इंडस्ट्री बनती है एक एरिया में, लोगों के अंदर एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट आता है, वो चीज भी हमने ध्यान में रखनी है। और जब एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट आएगा, जो एंटरप्रेन्योर बनेगा वो जॉब्स क्रिएट करेगा। तो यही चीज हमने यहां पे लिख देनी है। तीसरी चीज, लोकल एक्सपर्टीज। लोकल एक्सपर्टीज का मतलब है कि रीजनल रिसोर्स के ऊपर बेस्ड इंडस्ट्री में आप उन्हीं लोगों को एम्प्लॉय करना चाहोगे जो उस एरिया के हैं। क्यों? क्योंकि उनको ज्यादा नॉलेज है उस एरिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में, टोपोग्राफी के बारे में, रिसोर्स माइनिंग के बारे में। अब ऐसा हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल उस एरिया का नहीं हो, लेकिन उसके पास ज्यादा नॉलेज हो क्योंकि उसने पढ़ा ज्यादा हो। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज के केसेस में हम ट्राइबल्स का
जो है एक्सपीरियंस इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई हाँ पर्टिकुलर जो वैरायटी ऑफ प्लांट है या पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ ट्रीज हैं वो बेस्ट कहाँ पाए जा सकते हैं, उन्हीं लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे दो भाई वहां पे इंडस्ट्री में। तो अगर फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री की बात करता हूं तो लोकल एक्सपर्टीज का फायदा होगा, लोकल एक्सपर्टीज का फायदा होगा तो लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। सारी की सारी चीजें लोकल्स के लिए या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए काम करनी चाहिए, ये हमने यहाँ पे प्रूव करना है। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम जो है वो इंप्लीमेंट होती है। हर डिस्ट्रिक्ट का एक स्पेशलिटी प्रोडक्ट है। अब वो प्रोडक्ट हो सकता है कि नेचुरल रिसोर्स हो या वो प्रोडक्ट हो सकता है प्रोसेस्ड गुड हो। अगर वो मैन्युफैक्चर्ड गुड है तो फिर वो और भी ज्यादा बेहतर, क्योंकि वो उस इंडस्ट्री के साथ साथ मतलब वो उस प्रोडक्ट के साथ साथ इंडस्ट्री भी डेवलप करेगा। तो लोकल एक्सपर्टीज मार्केटिंग के लिए भी काम आएगी, क्योंकि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का मतलब ही यही है कि हम मार्केटिंग करना चाहते हैं किसी प्रोडक्ट का ऑन द बेसिस ऑफ देयर ज्योग्राफिकल लोकेशन। इसमें आप जीआई टैग को भी डाल सकते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, वहां पे भी आप उसके बेसिस पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं। चौथी चीज, एक्सपोर्ट के लिए काम कर सकता है ये रीजनल रिसोर्स। फॉर एग्जांपल कॉयर के प्रोडक्ट्स, कॉयल मतलब जो आपका कोकोनट का हस्क होता है ना, उसके बहुत सारी चीजें बनती है, रोप्स, बैग्स, फर्नीचर जैसे कि बैम्बू के बनते हैं। तो आप उसको एक्सपोर्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि वो एक यूनिक चीज है। और ओरिएंटल चीजों की वैसे भी विदेशियों को, गोरों को बहुत ज्यादा जरूरत होती है, बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं वो उस चीज को। तो 80% लेबर फोर्स इस कॉयर इंडस्ट्री के अंदर विमेन कंप्राइज करती है। इससे एक और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि जो लो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है इंडिया के अंदर, वो भी इंप्रूव हो जाएगा अगर हम ऐसी रीजनल रिसोर्स बेस्ड इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं। और आखिर में क्या होगा, रीजनल रिसोर्स बेस्ड इंडस्ट्री के द्वारा स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स खोले जा सकते हैं। अगर हम जमशेदपुर की बात करें तो जमशेदपुर के अंदर काफी टेक्निकल एज वेल एज मैनेजरियल इंस्टीट्यूट्स खोले गए। रीजन बीइंग कि वो एक ऐसी लोकेशन बन गई जहां पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ, खासतौर पे टाटा की वजह से आयरन स्टील मैन्युफैक्चरिंग। तो वोकेशनल, टेक्निकल और मैनेजरियल कोर्सेज पढ़ाने के लिए इंस्टीट्यूट्स आसपास बने। क्योंकि इंस्टीट्यूट्स आसपास बने हैं इसीलिए और ज़्यादा स्किल्ड और गेनफुल एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए स्किल्ड मैन पावर आपके पास आ गई है। तो जब आपके पास स्किल डेवलपमेंट में अपग्रेड आता है तो आप गेनफुल एम्प्लॉयमेंट लेते हो। गेनफुल एम्प्लॉयमेंट मतलब ऐसे नहीं कि दिहाड़ी कर रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं है कि रोज आज का है कल का पता नहीं क्या काम है। यू हैव सर्टेन काइंड ऑफ गेनफुल एम्प्लॉयमेंट दैट कैन बी जनरेटेड। तो सिर्फ क्वांटिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं मैटर करती, क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी मैटर करती है। ये चीज आपको दिमाग में बांध के रखनी चाहिए और इसे अपने आंसर्स के अंदर भी इस्तेमाल करना चाहिए। If you generate menial jobs, unskilled jobs, these jobs are not in the long term. You need to provide certain skills, है ना। तो वही बात होती है कि स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी आसपास डेवलप हो जाते हैं जब रीजनल रिसोर्स बेस्ड इंडस्ट्री होती है। अब मान लीजिए आपने कुछ शब्द बच गए आपके, वैसे तो आपके बचेंगे नहीं, 150 में से नहीं बचने वाले जब तक आप जस्टिफाई करते हो इसको। लेकिन अगर चैलेंजेस आपने देने भी है, जैसे चैलेंजेस हो सकता है कि फॉरेस्ट का जो है रिसोर्स इस्तेमाल हो सकता है, या आप लोकल्स की एम्प्लॉयमेंट ना करें, है ना, और सिर्फ द पीपल फ्रॉम आउटसाइड में कम एंड टेक द एम्प्लॉयमेंट, लोकल्स की एम्प्लॉयमेंट नहीं होती है, वो एक चैलेंज हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि रिसोर्स बेस्ड इंडस्ट्री लेबर इंटेंसिव ना हो, है ना। तो अगर आपने मान लीजिए चैलेंजेस लिखने हैं, पॉलिसी चैलेंजेस, टैक्सेशन से रिलेटेड चैलेंजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड चैलेंजेस, वो आप फ्लो चार्ट के थ्रू लिख देना, उस पर एम्फेसिस ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। एंड में हम आएंगे रीजनल रिसोर्स बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग। डेमोग्राफिक डिविडेंड को हार्नेस करने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंप्रूव करना, लॉजिस्टिक्स को इंप्रूव करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना और होलिस्टिक स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स को साथ में इंप्लीमेंट करना, ये चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। ठीक है, इसमें आप टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन भी कह सकते हो कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ चलना, ये सारी चीजें भी मैटर करती हैं। ये सारी चीजें अगर इकट्ठे होंगी तभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रिसोर्स भी बना पाए, इस्तेमाल भी कर पाएगा और आपके लिए एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर पाएगा। तो दोस्तों इसके साथ ही ये डिस्कशन समाप्त होता है, खत्म होता है। आई होप आपको इस डिस्कशन से कुछ पर्सपेक्टिव मिला होगा कि इसमें इधर उधर की बातें नहीं लिखनी है, ये बताना है कि रीजनल रिसोर्स के आधार पे मैन्युफैक्चरिंग कैसे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकता है, और मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस है। ये नहीं कि एग्रीकल्चर या प्लांटेशन या सिर्फ फॉरेस्ट की रॉ मटेरियल, ये नहीं, आपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से लिंक करना है रिसोर्स बेस्ड। तो ये थोड़ी सी कठिनाई, ये थोड़ी सी मुश्किल आपको इस आंसर में आ सकती है। ऐसे ही आंसर्स की प्रैक्टिस करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और हम मेंस के लिए प्रिपेयर रहेंगे जब मेंस आ जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।